अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसमें सबसे पहले हमारा तरीका ये होगा कि हम फर्स्ट सेक्शन में या चैप्टर 1 की अगर बात करें तो उसमें तो हम ये है कि डेफिनेशन दी गई है, तो हम सारी डेफिनेशन एक दफा से कर लेंगे। मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और आफ्टर दैट हम अप्रोक्सीमेटली 100 एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं फ्रॉम चैप्टर 1। उनको हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि अगर डेफिनेशंस के दरमियान हमारी कोई चीज़ मिस हो जाती है या हमसे मेमोराइजेशन नहीं होती तो एमसीक्यूज करके हमारी प्रैक्टिस हो जाए उन चीज़ों में। जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे कल से, उसमें ये हमारा वे ऑफ टीचिंग होगा कि ईच सेक्शन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होगी इन सिंपल वर्ड्स और उसके बाद उसके एमसीक्यूज होंगे। मतलब हर सेक्शन के अलग से एमसीक्यूज होंगे, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे, तो इस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इलेक्शन एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है और जो कि एमसीक्यू के तौर पर आ भी सकती है, वो ये है कि व्हेन इट वाज इनेक्टेड और व्हेन इट वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो डेट थी वो अक्टूबर 2 2017। क्योंकि इसका नाम से ही हम याद कर सकते हैं, एक तो इलेक्शन एक्ट 2017 है, लेकिन इसमें जो याद करने वाली चीज होगी वो वन और डेट होगी, तो अक्टूबर 2। उसके बाद नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इसको पास किया इस्लामाबाद में। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एसेंट मींस के परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 2 October 2017 इज हेयर बाय पब्लिश फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है। हम इस एक्ट को एक्ट नंबर 33 ऑफ 2017 भी कहते हैं। एक्स मीन्स 10, एक्स मीन्स 10, एक्स मीन्स 10, तो ये 30 हो जाता है। इसी तरह ये 3 है, ट्रिपल आई। तो इसको ये रोमन काउंटिंग में 33 ऑफ 2017 एक्ट अगर वो आपसे पूछता है कि कौन सा है, तो वो है इलेक्शन एक्ट 2017। So it is an act to amend, consolidate and unify laws relating to conduct of elections। ठीक है। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखी हमने। उसके बाद चैप्टर 1 में हमारे पास दो सेक्शन है। सेक्शन 1 इज प्रिलिमिनरी और सेक्शन 2 इज डेफिनेशंस। तो सेक्शन 1, चैप्टर 1 का जो नाम है वो प्रीलिमिनरी है। उसके अंदर सेक्शन 1 है हमारे पास शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये 3 लाइंस हैं इस पहले सेक्शन में और ये तीनों ही एक अलग अलग एमसीक्यू बनाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइटल मींस कि जो इलेक्शन एक्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्शन एक्ट 2017। ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसका शॉर्ट टाइटल है इलेक्शन एक्ट 2017। एक्सटेंड इसका कितने, एक्सटेंड्स टू द होल पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में जो है लागू होगा, पूरे पाकिस्तान में इसको फॉलो किया जाएगा, एक्सटेंड होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। और ये जो है पूरी तरह से इनटू फोर्स आएगा एक ही वक्त पर। ये नहीं होगा कि इसका कुछ पार्ट इनटू फोर्स आ जाएगा एक टाइम पर और उसके बाद जो है कुछ पार्ट आएगा, ऐसा नहीं है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन विल इट कम इनटू फोर्स, तो एट वंस। इसका एक्सटेंड कितना है, होल पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे अब हम सेक्शन 2 देखते हैं, दैट इज डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 में जो है सारी डेफिनेशंस दे दी गई हैं और इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन डेफिनेशंस को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो जब आगे हमें सेक्शंस पढ़ते हुए वो वर्ड्स आएंगे, वी ऑलरेडी नो कि इसमें किस चीज की बात की जा रही है या इस वर्ड से क्या मतलब है उसका। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऐड की है आलिम की, विच मीन्स मुस्लिम स्कॉलर। अब मुस्लिम स्कॉलर में भी जो आलिम का जिसको उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, उसके लिए कुछ कंडीशन हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है, होल्ड अ डिग्री और सनद रिक्वायरिंग conclusion of at least 16 years of education recognized by Higher Education Commission। अब उसके बाद जो है वो 16 years की डिग्री या सनद होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरे नंबर पर
हैज एट लीस्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, प्लस उसके बाद जो है वो 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी किस चीज में होना चाहिए, एज अ टीचर और रिसर्चर, या तो वो टीचर रहा हो या रिसर्चर रहा हो इन फील्ड्स रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक लॉज, जिसके अंदर उसकी जो टीचिंग या में जो है उसका एक्सपीरियंस हो प्रिंसिपल्स या फिलोसफी ऑफ इस्लाम में या इस्लामिक लॉज में। तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया कि अगर एक्सपीरियंस भी 20 ईयर्स का कहा जा रहा है तो वो भी स्पेसिफिकली किन किन फील्ड में उसका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वो वर्ड यूज हुआ एक्रेडिटेड, विच मीन्स ऑथराइज्ड बाय द कमीशन। अगर कहीं पे वर्ड्स आ जाता है एक्रेडिटेड तो उसका मतलब होगा ऑथराइज्ड बाय द कमीशन। सेकंड डेफिनेशन है इसकी एप्लीकेबल गवर्नमेंट लॉ। इसका मतलब है मींस एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट एक ही बात है, और ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, ये मजलिस शूरा पार्लियामेंट या जो प्रोविंशियल असेंबली है उसका एक्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस। एक लोकल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मजलिस शूरा का या प्रोविंशियल असेंबली का एक्ट है उसको कहते हैं एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। आर्टिकल की जब भी बात होगी, आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973, विच मीन्स कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल की बात हो रही है। असेंबली, असेंबली मीन्स नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, इसमें दो असेंबलीज आ जाएंगी, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। एसेट, एसेट क्या होगा, मीन्स एनी प्रॉपर्टी ऑन और हेल्ड बाय अ कैंडिडेट और अ मेंबर। ठीक है, अब एक जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद एक मेंबर बन गया, उसके बाद जो भी उस प्रॉपर्टी है उसके वो ऑन करता है या उसके होल्ड में है, उसके साथ साथ जो चीज ऐड कर दी गई उसकी स्पाउस मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चों के होल्ड में भी है, वो भी एसेट्स में ही कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट वन इज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन जो है विच मींस एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी खाली हो जाती है ड्यूरिंग द असेंबली, मतलब कि अभी जो असेंबली का टाइम है 5 साल का वो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन दरमियान में ही कोई वैकेंसी खाली हो जाती है तो उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो उसके लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं अलग से उनको बाय इलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अबाउट कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब है अ पर्सन प्रोपोज और सेकेंडेड एज कैंडिडेट और सीकिंग इलेक्शन एज अ मेंबर। वो पर्सन जो कि प्रोपोज किया गया या वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, उसको कैंडिडेट कहेंगे। कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन से कोड की बात हो रही है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, जो कि 1898 का कोड है। उसका भी एक्ट 5 ऑफ 1898, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव कमीशन। कमीशन मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 218। सो आर्टिकल 218 के अकॉर्डिंग जो कमीशन बनाया गया, ये जब हमने इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 किया, उसके अंदर हमने पार्ट ए में देखा था कि 218 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की जा रही थी कि किस तरह से जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से यही मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218। Commissioner means Chief Election Commissioner appointed under Article 213 and includes an acting election commissioner appointed under Article 217। ठीक है, ये भी जो आर्टिकल्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि कौन सा आर्टिकल किस बारे में है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हल्के को कहते हैं, मींस अ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो है जिसको एक हल्के की हदूदबंदी की जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। Constitution means the Constitution of Islamic Republic of Pakistan
जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। Next one is contesting candidate. Contesting candidate means a validly nominated candidate who has not withdrawn his candidature. ठीक है, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट वो होगा जो कि अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा चुका है और अपना नॉमिनेचर का उसको वापस नहीं लिया, कैंडिडेचर का उसको वापस नहीं लिया, तो वो एक कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट बन जाएगा। इलेक्शन एजेंट, कल भी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि इलेक्शन एजेंट जो है वो अब कोई कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट करता है कि उसके मैक्सिमम वो 3 अपने इलेक्शन एजेंट सिलेक्ट कर सकता है। तो इलेक्शन एजेंट मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर जो है, जो जिसको भी अपना अपॉइंट करता है कोई भी कैंडिडेट, उसको इलेक्शन एजेंट कहेंगे। वेयर नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड, जहां पर अगर वो किसी को भी नहीं करेगा, द कैंडिडेट जो है वो अपना खुद इलेक्शन एजेंट बन जाएगा। द कैंडिडेट एक्टिंग एज हिज ओन इलेक्शन एजेंट। Election expenses mean any expenditure incurred before, during, and after an election, or payment method or payment made, where by the way of gift, loan, advance, deposit, or otherwise, for the arrangements of conduct or benefit of, or in connection with, or incidental of, to the election of a candidate, including the expenditure on the account of issuing circulars or publications, but does not include the deposit made under section 61 और सेक्शन 111। ठीक है, इसके अंदर इलेक्शन एक्सपेंसेस में सारी जो है वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कि इलेक्शन के दौरान जो है वो आए हैं, बट इसके अंदर कौन से नहीं आएंगे वो भी स्पेसिफाई कर दिया गया। डिपॉजिट जो करवाया गया मेड अंडर सेक्शन 61 और सेक्शन 111। जब हम सेक्शन 61 और सेक्शन 111 पढ़ेंगे तो वी विल सी कि कौन कौन सी जो पेमेंट्स हैं वो इलेक्शन एक्सपेंसेस में नहीं आती। तो इसमें बताया गया बिफोर, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद जो भी पेमेंट्स की जाती हैं, वेदर बाय वे ऑफ गिफ्ट, लोन, एडवांस, डिपॉजिट और अदरवाइज किसी भी वे में, फॉर द अरेंजमेंट, कंडक्ट और बेनिफिट ऑफ और इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल टू द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट। तो बेसिकली अरेंजमेंट्स के लिए, ठीक है, कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शंस को जो भी पेमेंट्स की जाती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। इलेक्टोरल एरिया का क्या मतलब है? तो इलेक्टोरल एरिया, अगर हम रूरल एरियाज की बात करेंगे जो कि देहाती इलाके हैं, उनमें जो इलेक्टोरल एरिया होगा वो एक विलेज होगी या सेंसस ब्लॉक होगा। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, अर्बन एरियाज की, तो उसके अंदर इलेक्टोरल एरियाज का क्या मतलब है? वेयर देयर इज अ म्यूनिसिपल वार्ड और सेंसस ब्लॉक, सच वार्ड और सेंसस ब्लॉक। अगर कहीं पर म्यूनिसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक बना हुआ है तो उसी को इलेक्टोरल एरिया बना दिया जाएगा। अगर कहीं पर नहीं है, वेयर देयर इज नो म्यूनिसिपल वार्ड और सेंसस ब्लॉक, अब वेल डिफाइंड मोहल्ला और स्ट्रीट को भी बनाया जा सकता है जहां पर जो है वो म्यूनिसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक नहीं है, वहां पे एक मोहल्ले को, वेल डिफाइंड मोहल्ले को या स्ट्रीट को भी बनाया जा सकता है। और लास्ट वन इज वेयर द वार्ड और सेंसस ब्लॉक, मोहल्ला और स्ट्रीट इज टू बिग, कि अगर कहीं पर जो सेंसस ब्लॉक है या जो वार्ड है या मोहल्ला या स्ट्रीट जो है वो बहुत बड़ी है, तो उसका जो एक वेल डिफाइंड पार्ट होगा, पूरे को नहीं बनाया जाएगा, एक वेल डिफाइंड पार्ट को बना दिया जाएगा। Provided that the census block shall not be divided except in exceptional circumstances for the reasons to be recorded। ठीक है, ये भी उन्होंने आगे मेंशन कर दिया कि जो एक सेंसस ब्लॉक है उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा, और अगर किया भी जाता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तो जो रीजन होगी उसकी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। Such other areas as may be prescribed by the commission। इसके बाद है इलेक्शन ऑब्जर्वर, means a person authorized by the commission to observe the conduct of an election। जिसको कमीशन ऑथराइज कर रहा है कि वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम इलेक्शन ऑब्जर्वर कहेंगे। इलेक्शन ऑफिशियल के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? इंक्लूड एन ऑफिसर
और ऑफिशियल ऑफ द कमीशन, कमीशन के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर आ जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर आएगा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ लॉ enforcing एजेंसी और अदर एजेंसीज और एनी अदर official appointed or deputed to perform duties in connection with an election। ठीक है, ये सारे जो ऑफिशियल्स हैं ये इलेक्शन ऑफिशियल्स में कंसीडर किए जाएंगे। इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट। तो इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो इलेक्शंस को ही कहा जा रहा है, जो कि कमीशन नोटिफाई करेगा कि इलेक्शन प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। इलेक्टोरल रोल, तो इलेक्टोरल रोल हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट होती है कैंडिडेट्स वोटर्स की, जिसके अंदर सब वोटर्स के नाम होते हैं, उनकी पिक्चर्स होती हैं, उनके आईडी कार्ड नंबर वगैरह, ये सारी चीजें ऐड होती हैं। मींस एन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड, रिवाइज्ड और corrected under this act and includes the electoral roll prepared under the Electoral Roll Act 1974। तो यहाँ पे आप लोग ने याद रखना है द इलेक्टोरल रोल एक्ट इज या इज एस्टेब्लिश्ड और पब्लिश्ड 1974 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था इलेक्टोरल रोल एक्ट, जो कि 21 ऑफ 1974 है, 21 पार्ट ऑफ 1974 existing immediately before the commencement of this act। उसके बाद आ जाता है फॉर्म्स मींस अपेंडेड टू दिस एक्ट। तो जो इस एक्ट के एंड पर फॉर्म्स ऐड किए गए हैं उनको फॉर्म कहा जाएगा, जिसमें फॉर्म 45, फॉर्म 49 ये सारे फॉर्म आ जाते हैं। गवर्नमेंट मींस द फेडरल गवर्नमेंट और एंड एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जब बात होगी तो उसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट होगी, और एनी गवर्नमेंट का अगर कहीं पर आ जाता है वर्ड तो उसका मतलब होगा फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें आएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आ सकती है और लोकल गवर्नमेंट, उसका मतलब कोई भी एक हो सकता है उसमें से। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं ड्यूज में और यूटिलिटी एक्सपेंसेस में? इंक्लूड रेंट चार्जेस और रेस्ट हाउसेस और लॉजेस और अदर अकोमोडिटीज owned by government or a body owned or controlled by any government, but shall not include the government dues and utility expenses, the recovery of which has been stayed by any order of court or tribunal। तो बेसिकली इसके अंदर हर किस्म का रेंट चार्जेस ऑफ रेंट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज, लॉजेस और इस तरह से अकोमोडेशन के लिए जो चार्जेस हैं वो सारे आ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ इसमें नहीं आएगी, नहीं शामिल होगी, वो है कि अगर तो किसी चीज़ का स्टे ले लिया गया है कोर्ट की तरफ से तो वो गवर्नमेंट ड्यूज में या यूटिलिटी एक्सपेंसेस में नहीं शामिल होगी। नेक्स्ट वी हैव लोन्स। Loans mean any loan, advance, credit, or finance obtained or written off on or after 31st December 1985। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लोन मीन्स कि जो भी लोन्स हैं, एडवांस हैं या क्रेडिट है, आफ्टर विच डेट, डेट याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1985 के बाद से जो है चीजें वो लोन में शामिल होंगी। उससे पहले से 1985 का 31 दिसंबर से पहले से जो चीजें हैं वो लोन में शामिल नहीं होंगी। बट शैल नॉट, इसमें भी फिर आगे वही चीज आ जाती है कि अगर किसी लोन का जो स्टे ले लिया गया है कोर्ट की तरफ से तो उसमें भी वो लोन की डेफिनेशन में लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मींस अ लोकल गवर्नमेंट बाय वेदर नेम कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो लोकल गवर्नमेंट जो है उसको किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है और उसका जो नाम है वो लॉ जो है वो डिसाइड करेगा। तो उसको बेसिकली लोकल गवर्नमेंट कहेंगे इन अंडर दिस एक्ट। मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ असेंबली, सेनेट और लोकल गवर्नमेंट, जो कि ऑलरेडी मेंबर बन चुका है असेंबली का, सेनेट का या लोकल गवर्नमेंट का।
नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, तो यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म वो आपको एब्रीवेशन देकर फुल फॉर्म पूछ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये जुलाई में एक पेपर में असिस्टेंट के पीपीएससी पेपर में आ चुका है कि नादरा की फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन एजेंसी अथॉरिटी, और इस तरह के और ऑप्शन थी। तो आपने याद रखना है इट इज एन अथॉरिटी constituted under the National Database and Registration Authority Ordinance 2000. Ordinance भी याद रखें उसका, Ordinance 2000, नादरा Ordinance 2000. Next, we have the definition of political party. Political party means an association of citizens or a combination of group of such associations formed with a view to propagation or influencing political opinion and participating in elections for any elective public office or for membership of a legislative body including an assembly, the senate or local government. We all know political party का क्या मतलब है. It is basically an association of citizens या combination of या combination है या group है उन associations का जो कि फॉर्म किया जाता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, और बाद में जो है वो किसी भी असेंबली के, सेनेट के या लोकल गवर्नमेंट के जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव population. Population means the population in accordance with the last preceding census officially published. तो पॉपुलेशन उसी को कंसीडर किया जाएगा कि जब भी आखिरी मर्दमशुमारी सेंसस किया गया, जो उसमें रिजल्ट्स आए उसी को पॉपुलेशन के रेफरेंस के तौर पे लिया जाएगा अंडर दिस एक्ट. नेक्स्ट वी हैव प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जो कि रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है. Next one is presiding officer. Means a presiding officer appointed under this act for polling station and includes an assistant presiding officer performing the function of presiding officer. प्रिजाइडिंग ऑफिसर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ जाएगा एक, तो जो कि इस एक्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा पोलिंग स्टेशन के लिए, और इसी में भी इसी डेफिनेशन में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी लिया जाएगा, और जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ही फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा. प्रोविजनल मींस अनऑफिशियल या नॉट फाइनल, ठीक है. रजिस्ट्रेशन एजेंसी registration officer means a registration officer appointed under this act and includes an assistant registration officer performing the function of registration officer. तो इसमें भी बिल्कुल प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह ही इसको डिफाइन किया गया है कि जिसको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा इस एक्ट के अंडर, और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर विल आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. Next one is returned candidate. A returned candidate means a candidate who is elected basically, जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो इलेक्ट हो गया एज अ मेंबर अंडर दिस एक्ट. आफ्टर दैट वी हैव रिवाइजिंग अथॉरिटी. तो जो भी ऑब्जेक्शंस आती हैं उनको केटर करने के लिए एक रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाई जाती है. मींस अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ क्लेम्स or objections and applications for correction relating to electoral rolls. के electoral rolls में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनकी करेक्शन के लिए या उनकी हियरिंग के लिए जो है एक अथॉरिटी बना दी जाती है, एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसको रिवाइजिंग अथॉरिटी कहते हैं. रूल्स मींस मेड अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के थ्रू जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उनको रूल्स कहा जाएगा. इस एक्ट में जितने भी हमारे पास सेक्शंस होंगे बेसिकली उनको सेक्शंस कहा जाएगा. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो कि हमने पीछे पढ़ा कि उसका जो भी हमारे पास एक पॉइंट होगा कह सकते हैं उसको हम कहेंगे एक्ट, और जो इसका होगा पॉइंट उसको हम कहेंगे सेक्शन. ये एक डिफरेंस याद रखना है आपने. टैक्स टैक्स मींस अ टैक्स, या टैक्स में जो है इंक्लूड होता है अ टैक्स लेवीड बाय एनी गवर्नमेंट. लेवीड मींस इम्पोज्ड बाय, जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया जाएगा उसको टैक्स की कैटेगरी में लेंगे. लेकिन इसमें जो है वो वाला टैक्स शामिल नहीं होगा जिसका
जो है वो कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से स्टे ले लिया गया है, वही चीज। बट शैल नॉट इंक्लूड टैक्सेस द रिकवरी ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। टेक्नोक्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टेक्नोक्रेट मीन्स a person who holds a degree requiring conclusion of at least 16 years of education, जिसने 16 years की एजुकेशन की उसके पास डिग्री हो, और जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड हो फ्रॉम एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन। और सेकंड उसमें जो पॉइंट है उसका एटलीस्ट 20 years का एक्सपीरियंस हो, और जो एक्सपीरियंस है वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन से पहले का नहीं। जब उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, डिग्री 4 साल की कंप्लीट की है, उसके बाद का उसका 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। इसके अलावा जो है उसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई एक रिकॉर्ड होना चाहिए अचीवमेंट का। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट, अ कैंडिडेट whose nomination paper has been accepted, जिसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगी उसमें, तो वो उसको कहेंगे वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। नेक्स्ट वी हैव वोटर की डेफिनेशन एंड दिस इज द लास्ट डेफिनेशन। इन रिलेशन टू, जब हम बात करेंगे असेंबली की जिसमें नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों आ जाती हैं, या लोकल गवर्नमेंट की, तो तब उस केस में एक आम आवाम का जो बंदा है वो वोटर होता है, हर एक इंडिविजुअल वोटर होता है जो कि वोट कास्ट करता है, और उसके नतीजे में किसी को भी मेंबर एज अ मेंबर जिसके वोट ज्यादा होते हैं उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। A person who is enrolled as voter on the electoral roll of an electoral area in a constituency, ठीक है। एक हल्के में जो इलेक्टोरल रोल है उसका, उसके अंदर जिस पर्सन का नाम है जो इनरोल्ड है वोट कास्ट करने के लिए, वो वोटर होगा। और जब बात करेंगे हम सेनेट की, तो सेनेट के केस में जो है वोटर डिफरेंट होंगे। फॉर इलेक्शन ऑफ सीट फ्रॉम अ प्रोविंस, अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, तो सेनेट के केस में अगर तो सीट जो है वो एक प्रोविंस से सिलेक्ट करनी है, तो जो मेंबर होगा प्रोविंशियल असेंबली के, वो वोट कास्ट करेंगे कि किसको जो है वो सेनेट का मेंबर बनाना चाहिए। और अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से करनी है, फॉर इलेक्शन ऑफ सीट फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो उस केस में नेशनल असेंबली का जो मेंबर होंगे वो वोटर, एज अ वोटर जो है उनको कंसीडर किया जाएगा, या वो वोटर की डेफिनेशन में आएंगे। तो these are all the definitions or section 2 of Election Act 2017। अब हम इसके रिलेटेड अराउंड 100 MCQs अटेम्प्ट करेंगे। So first we have here the short title of Act number 33 of 2017। मैंने आपको बताया कि this act is also called Act number 33 of 2017, जिसको रोमन काउंटिंग में लिखा गया है। तो उसका जो शॉर्ट टाइटल है वो क्या कहा गया, वो था इलेक्शन एक्ट 2017। Second one is Election Act. The Election Act 2017 extends to the whole Pakistan. The Election Act 2017 came into force on 2nd October 2017। डेट याद रखिएगा। The President give assent to the Election Act 2017, same date 2nd October 2017। In the Election Act 2017, alim means a Muslim scholar who meets which criteria? Number one, or option A is 14 years education and 10 years of experience, 16 years education and 20 years of experience. So B is the correct option here. The degree of an alim must be recognized by Higher Education Commission. The term accredited in the act means authorized by the commission। याद रखिएगा, accredited का मतलब है इस एक्ट में कि उसको ऑथराइज किया गया है कमीशन की तरफ से। Applicable government law means an act or ordinance for establishment of local government। तो applicable local government law का क्या मतलब है? An act or ordinance established for the establishment of a local government। और ये एक्ट किसका होगा, ये भी हमने देखा था कि ये मजलिस शूरा का एक्ट होगा या प्रोविंशियल असेंबली का होगा। आर्टिकल
In an act refers to article of the constitution. Assembly means national assembly or provincial assembly. Asset means any property owned or held by candidate, spouse and dependent children. तीनों की जो होल्ड में आएगी प्रॉपर्टी उसको एसेट कहा जाएगा. By election means election to fill a casual vacancy. Candidate means a person proposed or seconded or seeking election. Election agent means a person appointed by candidate as an election agent. Election expenses include deposit under section 61. सॉरी एक्सक्लूड. हमने देखा था कि उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें इंक्लूडेड थी और अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो था वो उन्होंने कहा था कि उसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड है. तो वो सेक्शन थे डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 61 एंड सेक्शन 111. इन रूरल एरियाज एंड इलेक्टोरल एरिया मीन्स. अब एक रूरल एरिया में इलेक्टोरल एरिया का क्या मतलब है? एक विलेज या सेंसस ब्लॉक. In an urban area, if no municipal board exists, electoral area means well-defined mohalla or street. A census block can be divided only in special circumstances with recorded reasons. Election observer means person authorized by the commission to observe elections. Election official include all officers appointed in connection with election. Electoral roll means list of voters. Election program is notified program by commission under this act. Government means federal or any provincial or local government. तो याद रखिएगा इसमें अगर आपके पास अगर हमने ऊपर देखा था कि गवर्नमेंट जब आएगा तो उसका मतलब है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो ए होगी, नॉट बी. और अगर एनी गवर्नमेंट आ जाते तो उसमें हमारे पास फेडरल, एनी प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट कोई भी आ सकती है. ठीक है. गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस इंक्लूड, सॉरी एक्सक्लूड. इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी सबसे पहले वो देखते हैं. रेंट ऑफ गवर्नमेंट लॉजेज इंक्लूड है, रेस्ट हाउस चार्जेस इंक्लूड है, यूटिलिटी बिल्स इंक्लूड हैं. लेकिन ऐसी जो हैं बिल्स जो कि जिनका स्टे ले लिया गया कोर्ट की तरफ से वो इसमें इंक्लूड नहीं है. लॉज में भी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है? वही चीज है जिसका स्टे ले लिया गया कोर्ट की तरफ से. और इंक्लूड कौन सी है? पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years, ठीक है, पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, अप्रूव्ड बाय बैंक. Local government means elected municipal body. Members include members of assembly, senate और local government. तीनों के members को हम members ही कहेंगे. National Database and Registration Authority is constituted under NADRA Ordinance 2000. Political party means association of citizens or influential political opinion to influence political opinion and participate in elections. Population refers to latest census officially published. Presiding officers means officers in charge of a polling station. तो जो इंचार्ज होंगे पोलिंग स्टेशन के वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे. प्रोविजनल मींस अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल. रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इंक्लूड्स assistant registration officer performing the function of registration officer. Returned candidate means candidate declared elected. ठीक है. Revising authority is appointed to hear claims and objections to electoral rolls. ठीक है. जो भी क्लेम्स होंगे या ऑब्जेक्शंस होंगे इलेक्टोरल रोल्स के उसके लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा. अ टेक्नोक्रेट मस्ट हैव एट लीस्ट 16 years of education and 20 years post qualification experience. Validly nominated candidate means nomination paper accept हो जाए जिसका उसको कहते हैं. In relation to an assembly, in relation to an assembly, a voter is
person enrolled on electoral roll or any electoral of any electoral area in a constituency. For Senate seats from a province, a voter is. अगर प्रोविंस से होगी तो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो सेनेट सीट के लिए जो है वो वोटर के तौर पे उनको वोटर की डेफिनेशन में लिया जाएगा. फॉर सेनेट सीट्स फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी a voter is member of National Assembly. The Act number 33 of 2017 is referred to as Election Act 2017. The term of Islam and Islamic laws. The term accredited applies to entities authorized by Election Commission. Okay? The applicable local government law may include an ordinance. तो एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ में एक ऑर्डिनेंस भी इंक्लूड हो सकता है. असेंबली अंडर दिस एक्ट डज नॉट इंक्लूड. असेंबली में कौन कौन सी असेंबलीज इंक्लूड है? नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन इसमें सेनेट नहीं होता. एसेट में बेसिकली हमने देखा कि उसके अंदर उस कैंडिडेट की, स्पाउस की और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी. बाय इलेक्शन जो है वो टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी. कैंडिडेट डेफिनेशन इंक्लूड any person proposed or seconded or seeking elections. Election agent acts on behalf of a candidate. Election expenses in this act excludes deposit under section 61. In rural areas, electoral area refers to village or census block. In urban areas with no municipal ward or electoral area is the electoral area is mohalla or street. A census block may be defined only in exceptional circumstances with may be divided with recorded reasons. An election observer is authorized by the Commission to observe elections. Election official may include presiding officer. ठीक है, उसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट, इलेक्शन ऑब्जर्वर या मीडिया रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते. उसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन. इलेक्टोरल रोल इज अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स. गवर्नमेंट इज इन द एक्ट रेफर्स टू फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. इसमें भी वही देखें कि गवर्नमेंट की जब बात आएगी तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, और जब एनी गवर्नमेंट की बात आएगी तो उसमें ये तीनों होंगे. ये याद रखिएगा, ये इसमें मिस्टेक है. गवर्नमेंट ड्यूज एक्सक्लूड utility bills stayed by a court. Loans under this act exclude recovery stayed by a court. Local government means elected municipal or similar body established by law. Members include a member of an assembly, senate, or local government. NADRA is established under NADRA Ordinance 2000. A political party is formed to influence political opinion and contest elections. Population is determined by last officially published census. Presiding officer includes assistant presiding officer acting as presiding officer. Provisional means not final. Registration officer may include assistant registration officer. Returned candidate is a declared elected candidate. Revising authority hears objections to electoral rolls. Rules means rules made under this act. Section refer to section of the act. Text excludes stayed by court. तो इसके अंदर शामिल कौन कौन से होंगे? Paid late, collected by FPR, local taxes. A technocrat must have 16 years of experience plus 20 years post qualification experience. 16 years of education, sorry. Validly nominated candidate means nomination paper accept जिसका कर लिया गया हो. In an assembly election, a voter is
are registered on electoral roll of a constituency. For Senate election from a province, a voter is a member of provincial assembly. For Senate elections for ICT, a voter is member of Islamabad Capital Territory, basically it means ICT, a member of National Assembly. The definition of alim requires education recognized by HEC. The number of minimum teaching years for alim are 20. Accredited refers to entities authorized by Election Commission. Applicable government law is enacted by Parliament or Provincial Assembly. इसमें ये चीज याद रखिएगा कि applicable government law enact कौन करता है, Parliament या Provincial Assembly. Assembly में exclude है Senate. एसेट जो है वो हमने देख लिया. ऑल ऑफ अबव अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा. बाय इलेक्शन अकर्स व्हेन कैजुअल वैकेंसी अकर. कैंडिडेट अंडर दिस एक्ट इज पर्सन सीकिंग इलेक्शन. इलेक्शन एजेंट कैन बी अ कैंडिडेट हिमसेल्फ. तो जब कैंडिडेट जो है वो अपने तौर पर अपने बिहाफ पर किसी को इलेक्शन एजेंट अपना नहीं सिलेक्ट करता तो वो खुद अपना एक इलेक्शन एजेंट बन जाता है. इलेक्शन एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्लूड डिपॉजिट अंडर सेक्शन 61. इलेक्टोरल एरिया इन रूरल रीजन्स इज विलेज और सेंसस ब्लॉक. अर्बन एरियाज में मोहल्ला या स्ट्रीट हो जाएगा. ठीक है. सेंसस ब्लॉक डिवीजन इज अलाउड ओनली विद द रिकॉर्डिंग रीजन्स. इलेक्शन ऑब्जर्वर इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन ऑब्जर्वर को कौन अपॉइंट कर सकता है? इलेक्शन कमीशन से. इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी आ जाएगा उसमें, रिटर्निंग ऑफिसर आएगा, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी, तो ये सब आएंगे ऑल ऑफ अबव. इलेक्टोरल रोल कंटेन्स नेम्स ऑफ वोटर्स गवर्नमेंट रेफर्स टू. ठीक है, इसमें याद रखें ऑल ऑफ अबव नहीं है. अगर इसको मैं चेंज कर दूं एनी गवर्नमेंट कर दूं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हम पहले भी देख सकते हैं. एनी गवर्नमेंट रेफर्स टू फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा इस केस में. गवर्नमेंट ड्यूज इंक्लूड ड्यूज स्टेट बाय कोर्ट. लोन्स में भी वही होगा जो कि स्टे कर लिया गया कोर्ट की तरफ से. लोकल गवर्नमेंट इज established by law. Members include National Assembly, Senate, and local government. Voter in relation to Senate from ICT is members of National Assembly. So this was all for chapter 1. ये रिवीजन थी आज चैप्टर 1 की, जिसमें हमने एमसीक्यूज देखे हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं चैप्टर 1 से, डेफिनेशंस की हैं और उसके स्टार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी डिस्कस की. If you guys have any question, you can turn on your microphone now and you can ask a question. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर ये जो आपने फर्स्ट पे बताया कि ये प्रेसिडेंट के थ्रू इसे अप्रूव करवाया जाता है इलेक्शंस को. एक्ट को एक ही दफा अप्रूव करवाया गया और वो था 2 दिसंबर 2017 को. इसमें ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सारे रूल्स हैं यही अभी तक जारी हैं. इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है. सेकंड अमेंडमेंट जो है वो 2023 में हुई है. 2 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक इसमें. ठीक है, और अगर कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो की जा सकती है. ठीक है, लेकिन वो तब इन दैट केस के मतलब एक पार्लियामेंट का जिस तरह से एक्ट होता है और एक मेजोरिटी चाहिए होती है कोई भी चेंज करने के लिए, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है, इसी तरह इस एक्ट में भी अमेंडमेंट उस तरीके से की जाती है. जी जी. एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो मटेरियल है ये हमें कहाँ पे मिलेगा अब लेक्चर के बाद? सॉरी, यही जो अभी हमने डिस्कस किया है अभी स्क्रीन पे ये जो मटेरियल चल रहा है
तो ये अब हमें दोबारा कैसे मिलेगा जब हम इसको अगेन अगर रिवाइज वगैरह करना हो तो? ये बेसिकली जो है आपका इलेक्शन एक्ट ही है, और इलेक्शन एक्ट आपके पास है, उसमें आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन, और जो एमसीक्यूज हैं उसकी जो एक फाइल ग्रुप में शेयर की गई है, एक लिंक शेयर किया गया, आई गेस आपके पास भी एक्सेस है उसकी, तो वहां से देखें, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने जो एमसीक्यूज हैं वो ऐड किए हुए हैं इस सेक्शन पे। यस सर। बाकी इस लेक्चर को मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा होपफुली, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई गेस के सिर्फ यही क्वेश्चन थे, तो कल से जो है हमारा सेक्शन वाइज क्वेश्चन होंगे। आज हमने जो है ओवरऑल क्वेश्चंस किए, क्योंकि बेसिकली ये डेफिनेशन थी, सेक्शन वाइज बन नहीं सकते थे, तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दूं चैप्टर 2 का। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे एक सेक्शन को, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होगी इन सिंपल वर्ड्स, और एक्सप्लेनेशन में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने मेंशन कर दी हैं, ताकि याद करने में आसानी हो जाए, हाईलाइटेड भी हैं चीज़ें। उसके बाद फिर सेक्शन 3 पढ़ेंगे, तो उसके हम एमसीक्यूज देखेंगे 10। इसी तरह सेक्शन 4 के 10 एमसीक्यूज होंगे, तो फिर हम सेक्शन वाइज चलेंगे कल से। ओके, कल के लेक्चर भी होपफुली, कल का लेक्चर सुबह जल्दी हो जाएगा 9 बजे, और ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेक्चर कल वाला। चलें ठीक है, फिर आज शाम को हमारी ऐसे की भी क्लास है 6 से 7 बजे, और जिसमें हमने कल जो ऐसे आधा डिस्कस किया था वो कंप्लीट करेंगे आज, और उसके बाद 8 से लेकर 10 बजे तक हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वो भी है आज, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।